हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला ऑब्जेक्टिव है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो वक्र बनाती है वो बनाती है बंद वक्र। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, इसमें ब शब्द आया है तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। अगला है विद्युत बल रेखाएं खालिस्तान वक्र बनाती है। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत में ये छोटा की मात्रा लगी है तो इससे हम याद रख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। तो विद्युत बल रेखाओं का वक्र खुला होता है और चुंबकीय बल रेखाओं का वक्र बंद होता है। अगला है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। विजातीय का मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो दो अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पूछा गया है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो जब दो एक जैसे आवेश लेंगे, जैसे दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला पूछा गया है धातुओं का प्राविद्युतांक खालिस्तान होता है। तो धातुओं की अगर बात करें तो धातुओं का प्राविद्युतांक होता है अनंत। इसी के साथ हमें याद रखना है वायु का प्राविद्युतांक। तो वायु का प्राविद्युतांक होता है 1। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर से कितना कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणित 10 की घात 18। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश अगर पूछा जाए तो हमें 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम लिखना है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए एक कूलाम आवेश में तो उसमें 6.25 गुणित 10 की घात 18 लिखना है। और संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो पावर है 10 की घात प्लस में 18 आएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक खालिस्तान होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक खालिस्तान होता है। तो एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगला है घरों में विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जुड़े होते हैं। तो घरों में जितने भी हम उपकरण जोड़ते हैं वो सारे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है एक फेरेड कितने स्थित फेरेड के बराबर होता है। तो एक फेरेड में 8.99 इंटू 10⁻11 स्थित फेरेड होते हैं। कई जगह पे इसे हम 9 इंटू 10⁻11 भी लिखते हैं। तो एक फेरेड बराबर होता है 8.99 इंटू 10⁻11 स्थित फेरेड, या फिर 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श द्विध्रुव का आकार खालिस्तान होता है। तो आदर्श द्विध्रुव उसको बोलते हैं जिसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी एकदम बहुत ही कम हो, और जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी तो वो एक बिंदु आकार का द्विध्रुव बनेगा। तो हमें याद रखना है आदर्श द्विध्रुव का आकार जो होता है वो बिंदु आकार का होता है। एक फेरेड बराबर से 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो एक फेरेड का जो सूत्र बनेगा, एक फेरेड बराबर से 1 कूलाम बटे में आ जाएगा 1 वोल्ट। एक फेरेड में कितने स्थित फेरेड होते हैं। तो अभी हमने बात की थी 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फेरेड। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है। तो धारिता घट जाती है। तो यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो धारिता का मान कम हो जाता है। अगला है 2 व 3 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो परिणामी धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का सूत्र है C बराबरी से C1 प्लस C2। तो यदि हम दोनों को जोड़ दें तो C1 का मान हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है और C2 का मान 3 माइक्रोफेरेड है, तो टोटल आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। अगला प्रश्न है 4 माइक्रोफेरेड धारिता के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो 4 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है वो है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। यदि हम चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ हमने C1 C2 C3 C4 सभी के मान 4 रख दिए। इन सभी का एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4/4, और 4 को 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा 1। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में अगर हम 4 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी जो धारिता आएगी, तुल्य धारिता, वो आ जाएगी 1 माइक्रोफेरेड। खालिस्तान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो उस युक्ति को कहा जाता है संधारित्र। अगला है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबरी से 4πε0 इंटू R, जहाँ पे R जो है उस गोले की त्रिज्या है और C उस गोलीय चालक की धारिता है। विभव एक कौन सी राशि है। तो ये विभव एक अदिश राशि है।
विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र खालिस्तान होता है। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र है mL2T-3 और A-1। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो पृथ्वी का विभव माना जाता है 0। अगला है, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव खालिस्तान होता है। तो निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव हमेशा 0 होता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? तो उसे कहा जाता है समविभव पृष्ठ। अगला है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के कैसे होती है? तो समविभव पृष्ठ से सभी बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लंबवत होगी। अगला प्रश्न है, विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो विभवमापी के तार में जैसे जैसे लंबाई बढ़ते जाती है और विभव कम होते जाता है तो उस चीज को बोला जाता है विभव प्रवणता। तो विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का मात्रक यहाँ पर पूछा गया अगले इसमें, तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यूनिट नंबर 2 की अब बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। अगला है, 2 व 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध खालिस्तान होगा। तो यदि 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबरी से R1 प्लस R2। अब यहाँ पर हमको R1 का मान 2 ओम दिया है और R2 का मान 3 ओम दिया है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 ओम। तो 2 व 3 ओम के प्रतिरोधों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा 5 ओम। खालिस्तान का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो ताप बढ़ाने पर जिनका प्रतिरोध घटता है उन्हें कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है वो ताप बढ़ाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र खालिस्तान है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है mL3T-3 और A-2। अगला है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस जिस पदार्थ से वो बना है उस पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट है, धारा घनत्व एक कैसी राशि है? तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि धारा अगर पूछा जाए तो धारा जो है एक अदिश राशि है। धारा की अगर बात करें तो वो एक अदिश राशि है, किंतु यदि धारा घनत्व की बात की जाए तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव याद रखना है। विभवमापी को एक खालिस्तान वोल्टमीटर कहा जाता है। तो विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है। अगला है, यूनिट नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसी के साथ याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि ही था। विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज खालिस्तान ने की थी। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑर्स्टेड ने। उसके बाद नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। और अगला है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो ये होता है 0। यहाँ पर 2 शब्द है, एक वोल्टमीटर लिखा हुआ है और एक अमीटर लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो वोल्टमीटर लिखने में थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसका जो प्रतिरोध भी है वो ज़्यादा है, अनंत। और यहाँ अमीटर जो है वो इस वर्ड से छोटा है दिखने में, तो अमीटर का प्रतिरोध भी छोटा है, मतलब 0 है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। अगला है, अमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब अमीटर बनकर तैयार हो जाता है तो उसको किसी परिपथ में जब जोड़ते हैं तो उसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अगला है, धारावाही परिनलिका किसकी तरह काम करती है? तो धारावाही परिनलिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट है, टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है। तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यूनिट नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक खालिस्तान है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। अगला है, चौक कुंडली में बहने वाली धारा को खालिस्तान धारा कहते हैं। तो चौक कुंडली में जो धारा बहती है उसको बोलते हैं वाटहीन धारा। नेक्स्ट है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डायनेमो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर को किस परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? तो यह हमें ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर को सिर्फ एसी में प्रयुक्त किया जा सकता है, डीसी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीसी परिपथ या फिर दिष्ट धारा परिपथ। कि ट्रांसफार्मर को दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसे केवल एसी में ही प्रयुक्त हम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रतिबाधा का मात्रक खालिस्तान है, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। 3 प्रकार की चीजें पढ़ी हमने, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तो तीनों का ही जो मात्रक है वो ओम ही है। अगला है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, तो प्रेरकत्व में 2 पढ़े हमने, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों का ही विमीय सूत्र सेम होगा, Ml2 T-2 और A-2। अगला है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है 0। उसके बाद आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक k का मान खालिस्तान होता है, तो आदर्श युग्मन में k का जो मान होता है वो होता है 1। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो उससे विद्युत की जो हानि होती है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट है दिष्ट धारा की आवृत्ति खालिस्तान होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है वो 0 मानी गई है। और एसी की जो आवृत्ति है ये भी हमें याद रखना है, एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, तो एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, और यदि दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछी जाए तो उसे हम लिखेंगे 0। यूनिट नंबर 5 में है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां खालिस्तान होनी चाहिए, तो व्यतिकरण की शर्त पूरी होने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। बादलों का स्पष्ट फोटो खींचने के लिए कैमरे के लेंस के आगे खालिस्तान लगा देते हैं, तो बादलों का जब स्पष्ट फोटो खींचना होता है तो कैमरे के लेंस के आगे जो चीज़ लगाते हैं उसका नाम है पोलेराइट। अंतरिक्ष से देखे जाने पर आकाश खालिस्तान दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से देखे जाने पर आकाश काला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में एक पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो वो है व्यतिकरण। नेक्स्ट है भूस्थायी उपग्रह या संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो भूस्थायी उपग्रह या संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। अगला है दृश्य प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो दृश्य प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है रोगों के कीटाणुओं को मारने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है, तो साधारण बल्ब से जो प्राप्त प्रकाश होता है वो होता है अध्रुवित। नेक्स्ट है IP प्लस आर बराबर से कितना होता है, तो IP प्लस आर बराबर से होता है 90 डिग्री। अगला है ध्वनि तरंगों में खालिस्तान की घटना नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट है व्यतिकरण की घटना खालिस्तान नियम के अनुकूल है, तो व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगन ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवन कोण पर किसी तल से परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। ध्रुवन कोण पर किसी तल से परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कोहरे में देखने के लिए किस प्रकाश का उपयोग करते हैं, तो कोहरे में देखने के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई स्लिटों के बीच की दूरी के खालिस्तान होती है, तो स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है, तो फ्रिंज चौड़ाई जो है वो स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6, इसमें पूछा गया है हीरे का अपवर्तनांक खालिस्तान होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक, या फिर उसे हम लिख सकते हैं 2.42। अगला है आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है, तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकिरणन। नेक्स्ट है हीरे का चमकना खालिस्तान परावर्तन की घटना है, तो हीरे का चमकना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कौन से लेंस की तरह कार्य करता है, तो जब जल के अंदर वायु का बुलबुला होता है तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है अपवर्तन के दूसरे नियम को और किसका नियम भी कहते हैं, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम, और ये होता है म्यू बराबरी से sin I अपॉन sin R। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, तो यही स्नेल का दूसरा नियम है। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। अगला है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना खालिस्तान की घटना का उदाहरण है, तो ये भी है प्रकिरणन का उदाहरण। सूर्योदय और सूर्योदय के समय जो सूर्य का लाल दिखाई देना वो प्रकिरणन के कारण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का चिन्ह कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। अगला है सौर स्पेक्ट्रम। सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है फ्रॉनहाफर रेखाएं। तो जब सौर स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें पाई जाने वाली जो काली पट्टियां बनती है उसको फ्रॉनहाफर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा। नेक्स्ट है प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगला है वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक कैसा होता है? तो जो सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक का द्वारक होता है वो होता है छोटा। अगला है दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक, तो दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक है वो होता है बड़ा। उसके बाद स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा अगर पूछी जाए तो विभेदन सीमा का मान होता है 1 डैश या 1 मिनट। उसके बाद एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। परावर्तक दूरदर्शी किस दोष से मुक्त रहती है? तो वो रहती है वर्ण विपथन या गोलीय विपथन से। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब खालिस्तान होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो आभासी होता है और दूसरा बड़ा होता है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 गुनी 10 की घात ऋण 19 जूल। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा कौन से किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट है, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन किस प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन करने के लिए डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग का प्रदर्शन मतलब उपयोग किया जाता है। तो द्रव्य तरंगों का जब भी प्रदर्शन करना होता है तो डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? तो वो होता है 1.76 गुनी 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगला है, फोटान की अभिधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो फोटान की अभिधारणा दी थी प्लांक ने। तो फोटान का प्लांक का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान कण के द्रव्यमान के कैसा होता है? तो कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निरोधी विभव बढ़ जाता है। लास्ट यूनिट है, जेनर डायोड का उपयोग कायम में किया जाता है। तो जेनर डायोड का उपयोग करते हैं वोल्टेज नियंत्रण के लिए। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं होल। यदि हम एन प्रकार की बात करें तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? तो ये होता है ऋणात्मक। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में किस संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो वो मिलाई जाती है त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो पी प्रकार में 3 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं और यदि एन प्रकार की बात करें तो उसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो नॉट गेट को कहा जाता है व्युत्क्रमक या उत्क्रमक। अगला है, नेंड गेट में एंड गेट के साथ खालिस्तान गेट होता है। तो नेंड गेट में एंड गेट के साथ होता है नॉट गेट। अगला है, आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि कितनी होती है? तो आंतर अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। नॉर गेट में और गेट के साथ कौन सा गेट होता है? तो नॉर गेट में और गेट के साथ एक गेट होता है, उसको कहते हैं नॉट गेट। अगला है, टैंक परिपथ का मुख्य कार्य क्या उत्पन्न करना होता है? तो वो होता है दोलन उत्पन्न करना। खालिस्तान और नॉर गेट सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। तो 2 सार्वत्रिक गेट है, एक नॉर गेट होता है और एक नैंड गेट। तो इसका आंसर हो जाएगा नैंड गेट। फर्मी स्तर की संगत ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो युक्ति उपयोग करते हैं उसका नाम है दिष्टकारी या रिजुकारी। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप तैयार करके जा सकते हैं और इससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में।